तो ये मात्र 5,000 रुपये आने वाले 30 साल में 20% की कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं 11.7 करोड़ रुपीस। बहुत सारे स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में 40% तक की भी रिटर्न दी है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कैन रीप अ बिग रिटर्न। म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आपने शुरू 5,000 से किया, आपके पास अगले महीने 4,000 है, आप 4,000 डाल दो। आपको जब मन हो एक चालू कर दो, जब मन हो एक कम कर दो, जब मन हो एक चालू कर दो, जब मन हो एक कम कर दो। गोल्ड के लिए हमेशा एक फैसिनेशन है दुनिया में। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो भी अगर छोटे मोटे पैसे बचा लेते हैं, कभी टॉप्स ले आएंगी, कभी अंगूठी ले आएंगी, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये वाले लाखों स्टॉक ले लें और ये कल को 6 रुपये से 600 हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है और सपने में दिखाता नहीं हूँ। सच में राकेश झुनझुनवाला बनना पॉसिबल है कि वो पिछले 20 साल या 25 साल से तनिष्क को होल्ड करके चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। उन्होंने वो स्टॉक मान लो 10 या 20 रुपये या 50 रुपये पे लिया था, आज 2,500 3,000 हो गया, उसके बाद स्प्लिट हो गया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, वो होल्ड करके बैठे हैं। आप में इतना जज्बा? वो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो खुद बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ पिछले 20 साल में 14% कंसिस्टेंटली कमा पाए हो क्या? आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से कोशिश चल रही थी कि आपके साथ जुड़ें और एक पॉडकास्ट करें ताकि लोगों तक पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से जुड़ी पूरी डिटेल में जानकारी जा पाए और वो भी इजी वे से। लेकिन दीपक जी, मैं शुरुआत ना महिलाओं से करना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरुष जो है वो बाहर कामकाज कर रहा है और कहा जाता है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे ना सबसे बड़ा अगर कोई किसी का हिस्सा है तो वो महिलाओं का होता है। लेकिन महिलाओं को फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं दुय्यम स्थान पर हैं। अगर उनको इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसी महिलाएं जो घर पर हैं, जो बाहर काम कर रही हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो घर पर हैं अगर उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है तो वो क्या करें? पहले तो भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ। और मैं इसमें बहुत बड़ा इसका सपोर्टर हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। अगर कोई महिला हाउसवाइफ है, हमें लगता है ये कुछ नहीं कर रही, लेकिन अपने आप में वो एक पूरा फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब है। ट्रू। बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, एक पति को संभालना, घर को संभालना और उसमें किफ़ायती तरीके से घर को चलाना अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक कला है, पूरी कला भी है, सब्जेक्ट है। और उसमें हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं और मैं उन सबको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक महिला है तो मैं देखता हूँ कि वो बेचारी शी इज़ ऑलवेज ऑन हर टोज। तो वो मतलब कभी बच्चों को संभाल रही है, कभी मुझे संभाल रही है, कभी कुछ चलता ही रहता है। तो ये आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि वो लोग अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, सशक्त तो वो हैं ही हैं। हाँ। अगर हम ये सोचते हैं कि वो सशक्त नहीं है तो ये हमारी एक, मैं कहूँगा, छोटी सोच है, क्योंकि वो सशक्त हैं। जो महिला घर चला रही है वो सशक्त तो अपने आप में है, लेकिन अब उसे हम कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह ला सकते हैं वो एक समझने वाला टॉपिक है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए कि आप करोड़ों से 100 करोड़ बनाएं, लेकिन अगर आप 2-5 हज़ार रुपये महीना या 500 रुपये महीना भी कोई महिला सेव कर सकती है तो वो भी अपनी करोड़ों की जर्नी को स्टार्ट कर सकती है जी। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा 2 तरीके से ग्रो होता है। एक, आपके पास बड़ा पैसा हो और छोटा टाइम हो तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है, या आपके पास छोटा पैसा और बड़ा टाइम हो जी। दोनों में से एक चीज़ बड़ी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ उनको टारगेट करते हैं जिनके पास टाइम तो बहुत है लेकिन पैसा थोड़ा है, क्योंकि अगर किसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि हाउस होल्ड हैं, अगर घर पर रह रही हैं महिलाएं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा ये हम अपेक्षा भी नहीं रख सकते। एक छोटे पैसे से वो शुरुआत कर सकती है, एक जीरो से, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक 0 से 100 तक की जर्नी करनी हो तो एक छोटे पैसे से कैसे शुरुआत करें? देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर हम मान के चलें कोई महिला 500, 1000, 5000, 10,000 तक जोड़ सकती है, तो सबसे पहले अगर उसको बिल्कुल सेफ जाना है कि मेरी कैपिटल कभी भी नीचे ना जाए, जो मैं जोड़ रही हूँ वो ऊपर ही ऊपर जाती जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, हर महीने या तो एफडी कर दें या एक पोस्ट ऑफिस में और बैंकों की स्कीम होती है जिसे बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि 7-8% होता है
किसी केस में 5-6 भी हो सकता है, लेकिन 5 से 8% के बीच में वो वेरी करता है। कौन सा बैंक है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, क्या है, उसके ऊपर। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें अगर आपने आज 500 डाले, अगले महीने 500 डाले, अगले महीने 500 डाले, ऐसे आपने पूरे साल 500 डाले तो 6,000 रुपये बनते हैं जी। लेकिन ये आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि 500 रुपये आपके 499 हुए, यानी कि 500 विल नेवर टर्न टू 499। ट्रू। होगा क्या, ये हमेशा आगे मल्टीप्लाई होंगे, कंपाउंड होता कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, ओके। लेकिन वो कभी भी आपकी कैपिटल जो है वो लॉस में नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एफडी भी कर सकते हो। आपने 2-3 महीने पैसे जोड़े, फिर एफडी कर दी, फिर 2-3 महीने जोड़े, फिर एफडी कर दी। इससे आपका एक बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहा और एफडी पे ब्याज तो मिल ही रहा है अच्छा। तो 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है जी। तो आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। अब इसमें एक जोखिम है, क्योंकि ये पैसा बाजार में लग रहा है। तो जैसे आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। इसका क्या मतलब होता है, बाजार क्या है, पहले हम इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे महिलाओं के लिए है ये, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे सोने का एग्जाम्पल लेते हैं, सोना माने गोल्ड। अब आपने देखा होगा सोना कभी 60,000 हो गया, फिर 50 आ गया, फिर 70 चला गया, फिर 65 आ गया, अब 1 लाख के ऊपर चला गया था, फिर 90 तक आ गया, अब आज फिर 1 लाख के ऊपर चल दिया। तो ये जो गिरावट और बढ़ना है, इसको कहते हैं बाजार के मार्केट में जोखिम जो है। यानी कि हो सकता है कि आज से 3 महीने पहले जब 1 लाख था, आपने वहाँ इन्वेस्ट किया हो, तो अब आप 3 महीने बाद देख रहे हैं तो 90,000 रह गया, तो आपकी रिटर्न तो आई नहीं जी। यानी कि ये 10,000 रुपये तोले का आपको लॉस है। तो यही बाजार के जोखिम है। अब ऐसे ही जब आप मार्केट में पैसा डालते हैं, यानी सिप में डालते हैं, तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक इंडेक्स, हम निफ्टी की बात करें, मान लीजिए 25,000 निफ्टी पे डाला और निफ्टी गिर के आ गई 24,000, तो आपका पैसा चाहे 500 रुपये डालें, 5,000 डालें, 5 लाख डालें, 5 करोड़ डालें, वो कम होएगा ही होएगा, क्योंकि मार्केट के साथ वो चलेगा। लेकिन अब एक डेटा भी है भावना कि मार्केट जैसे इस वक्त बिल्कुल पीक पे खड़ा है। है। हाँ। अब हम एक बात समझते हैं, 1990 से हम देखते हैं तो 1992 में एक स्कैम आया हर्षद मेहता का, फिर 2000 में .com बबल आया, फिर 2007-8 में लेमन ब्रदर की मंदी आई, फिर 2012 में अपने यहाँ कितने स्कैम, कोल स्कैम, वो 2G 3G स्कैम, और जाने कितने ही स्कैम हुए। फिर वो चारा घोटाला आया, फिर मोदी जी आए 2014 में, 2014, 2017 और 2020 लगातार हमने स्कैम देखे और कई दफ़ा मार्केट में हमने बड़े बड़े फॉल देखे। उसके बाद जो हमारी जनरेशन ने एक और सबसे बड़ा इवेंट देखा, दैट वाज कोविड, कोरोना जिसे बोल रहे हैं आप। तो वहाँ पे मार्केट जो है 38-40% गिरा। लेकिन आज तक कोई भी बाजार का ऐसा फॉल नहीं है जहाँ से बाजार ऊपर नहीं आया, क्योंकि अब आप देखें बिल्कुल पीक पे खड़ा है। आज हम जुलाई के बिल्कुल लास्ट में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो बाजार अभी भी पीक पे खड़ा है। तो यानी कि बाजार की एक टेंडेंसी मुझे समझ आ गई कि गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जा ऊपर ही रहा है। जैसे सोना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी शादी 25 साल पहले हुई थी जी। तो उस वक्त 4200 रुपये गोल्ड था, वहाँ से कूद के एकदम 6,000 आ गया। लेकिन 6,000 के बाद 1 साल तक वो 4200 भी चलता रहा। अच्छा, ठीक है, यानी 50% वो करेक्ट हो गया। 6,000 से अगर मैं बात करूँ, मतलब 30% सॉरी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से करेक्शन हुई। लेकिन अब मैं अगर इसको दिल से लगा के बैठ जाऊँ, अरे मैंने तो 6,000 पे लिया था, 4,000 आ गया, तो क्या 4,000 के बाद कभी जिंदगी में ऊपर नहीं गया? Of course, definitely, तो इसलिए ये सब ऊंचे नीचे, इसको वेव ऑफ मार्केट कहते हैं या साइकिल्स ऑफ मार्केट कहते हैं। अगर आप कोई भी सिप कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन जो होता है वो ये नहीं होता कि 2 साल 3 साल, कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल करें तो आपकी एक वेल्थ जनरेट होती है। अब सिप में क्या होता है, शुरू के 5-7 साल आपको ऐसा लगेगा मेरी कैपिटल कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग के इफेक्ट से मार्केट गिरे बढ़े जो भी हो, वहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव रिटर्न दिखने लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे महिलाओं को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे को मुँह जबानी याद नहीं है। अब मान लीजिए
कोई गृहिणी है वो 10,000 रुपये जोड़ती है और पिछले अगर मैं 20-30 साल का देखूं तो 15% का CAGR का रिटर्न आया है। जी हाँ। तो मैं 30 साल का बताता हूं और मैं फिर इसे धीरे धीरे कम करूंगा, या मैं 20 साल से शुरू करता हूं। अगर आप हर महीने 10,000 जोड़, मैं 1,000 से शुरू करता हूं क्योंकि मैं आई वांट टू टारगेट टू विमेन, तो जो छोटे छोटे जोड़ना चाहती हैं, तो अगर आप 1,000 रुपये जोड़ेंगी 20 साल तक, तो आपने 2,40,000 रुपये जोड़े 20 साल तक, और आपको मिलेंगे 15,16,000 रुपये। एक मिनट, हमने 20 साल तक जोड़े, केवल 1,000 रुपये महीना। हाँ ओके। और 20 साल बाद मुझे जो मिलेगा वो 15,16,000 मिलेगा। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है? 2,40,000, क्योंकि मतलब- 10,000 रुपये महीने का है, तो यहाँ 1,000 रुपये महीना है, तो मात्र 12,000 रुपये मेरा हाँ। एक साल में जुड़ा, तो 20 साल में 2,40,000 जुड़े, हाँ। और मेरे को 15% की रिटर्न से 15,16,000 रुपये मिलेंगे। मतलब आप देखें कि कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके। जी हाँ अभी एक मिरेकल होने वाला है, अभी आप और सुनते रहिए। जी। यदि मैं इस टाइम को बढ़ा के 20 की जगह कर देता हूँ 25 साल, ओके। मैंने इस टाइम फ्रेम को बढ़ा के कर दिया 25 साल, हाँ। तो जो मुझे पहले कितने मिल रहे थे, पहले मिले थे 15,16,000, 15,16,000। केवल 5 साल में मेरी ये रकम बढ़ के हो जाएगी 32 लाख रुपए। क्या बात है। और यदि मैंने इसे कर दिया 30 साल, हाँ। तो मेरी ये रकम हो जाएगी, मात्र मैं जोड़ कितने रहा हूँ, 1,000 रुपये, हाँ। और ये मुझे मिलेंगे 70 लाख रुपए। ओह माय गॉड। तो आप एंड दिस इज ओनली 1,000 रुपीज दैट आई एम सेविंग, यानी कि मात्र मैं 1,000 रुपये जोड़ रहा हूँ। हाँ। और कहीं मैं इसको कर दूँ 5,000 रुपये, तो मेरे बन जाएंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे कितने बन जाएंगे? 3.5 करोड़ रुपए। बाप रे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। यानी कि आज आपने जोड़ना शुरू किया, जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा, वो किसी काम करने लायक होगा, उसकी शादी होगी, कुछ भी होगा, 30 साल एक मतलब पूरी एक जनरेशन ही हो गई, 5,000 रुपये महीना जोड़ के मैं 3.5 करोड़ रुपए तक कमा सकता हूँ या सकती हूँ। लेकिन ये गारंटेड नहीं होता, लेकिन इतना पिछले कई सालों में रिटर्न आया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आएगा। अब मैं आपको एक फिगर और देना चाहता हूँ, यदि यही हमने किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया होता, जिसने कि पिछले 20 साल या 30 साल में 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, अगर मैं इसको 20% से कंपाउंड करता हूँ, तो ये मात्र 5,000 रुपये आने वाले 30 साल में 20% की कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं 11.7 करोड़ रुपीस, मात्र 5,000 रुपये। और कहीं ये जो रिटर्न, हम थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है लेकिन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 25%, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में 40% तक की भी रिटर्न दी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। और मैं सिर्फ 25 पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 साल का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, तो ये बन जाते हैं जी 41 करोड़ रुपए। मतलब अगर हम सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट करें, एक पेशेंस रखें, और भाई हमें करनी है डिसिप्लिन के साथ जी, तो सिर्फ 5,000 के SIP 25% रिटर्न के साथ करीब बन जाती है 41 करोड़ 25%। मैं फिर कहूँगा एक इम्प्रैक्टिकल रिटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं मिली, मिली है। और मैं किसी भी मतलब मैं ना म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मेरे को कोई मतलब है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कैन रीप अ बिग रिटर्न। एक बूंद बूंद से सागर बस बनता है। तो ये साबित है। और आज की तारीख में यकीन मानिए कि सिप भगवान का दिया हुआ एक हम लोगों को आशीर्वाद है कि हम सिप करें। और अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ह्यूज है, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया बहुत ग्रो करने वाला है, क्योंकि अभी तो अपनी डेवलपमेंट शुरू हुई है पिछले 10-12 साल से। 1991 में अगर हम देखें तो हर्षद मेहता ने एक बात कही थी, इंडिया का समय आ गया है। इंडिया में पैसा लगाओ। बिल्कुल। तो ये वो समय है, हम ये बिल्कुल जी, आने वाले 20-30 साल आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और मैं एक चीज़ बता दूं, भगवान से क्या प्रार्थना करनी है। आज आपने सिर्फ शुरू करी, मान लीजिए 1,000 रुपए की करी,
भगवान से ये प्रार्थना करें कि भैया आज मार्केट गिर जाए, मैंने सिर्फ शुरू करी है। जी आप ये ना सोचें कि मेरे 1,000 रुपये या 5,000 रुपये 4,400 रह गए, 4,300। आप तो अगला जो सिप करेंगे उसमें यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और अगली करेंगे यूनिट ज़्यादा, और अगली करेंगे यूनिट ज़्यादा। जितना ज़्यादा यूनिट आप इकट्ठे करेंगे, क्योंकि जब ये भागेगा तो ये रॉकेट की स्पीड से भागने जी वाला है। बिल्कुल। तो दीपक जी, ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड की। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में सबसे पहले आज म्यूचुअल फंड कितने हैं? म्यूचुअल फंड की मैं समझ रहा हूँ 2,200-2,500 से ज़्यादा ठीक स्कीमें है, हैं। तो 2200-2500 से ज्यादा अगर स्कीम है म्यूचुअल फंड की, तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये कैसे समझें? देखिए, इसके लिए ना हमारे को एक तो भगवान ने ये दी है, हाँ, सिप की नियामत, ऑप्शन, आशीर्वाद। हाँ, एक और भगवान ने हमें एक वो दिया है जिसको बोलते हैं गूगल देवता। ओके ओके, आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स लिखें, टॉप 20 लिखें, टॉप 50 लिखें, लिस्ट आ जाएगी। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि दोस्तों, मुझसे पूछने की बजाय या किसी से भी पूछने की बजाय, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी झूठ बोल सकता है, तथ्यों पे यदि बात करनी है तो ट्रस्ट ऑन गूगल। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको हमेशा बिल्कुल टू दी पॉइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है मैं कभी झूठ बोल दूं, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जो म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आप करने वाले हैं वो आपको ओवर मिस सेल कर दे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है किसी पे। आप तो डेटा पे ट्रस्ट करो, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप गूगल पे ट्रस्ट करिए। सो वॉट एवर आर योर क्वेरीज, आस्क गूगल। ओके। अब ना SIP में ना एक और चीज़ होती है कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 10x या 20x करनी हो, विच इज स्टेप अप। आप थोड़ा सा स्टेप अप के बारे में एक्सप्लेन करें। देखिए भावना जी, ये स्टेप अप स्टेप डाउन पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि मैं 1,000 रुपये से शुरू करा ना, मैं इसे 30 साल तक अगर इतना ही कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर वक्त आदमी की स्थिति एक सी नहीं रहती, और 30 साल एक बहुत बड़ा साइकिल है। हाँ, हाँ। कभी आदमी का अच्छा समय आएगा, कभी बुरा आएगा। मैं कहता हूँ भाई 1,000 की 1,000 ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो स्टेप अप और ये और वो सब कैलकुलेशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पहले 1,000 रुपये बच रहे थे या 5,000 बच रहे थे और अब 7 हैं, तो 2,000 की एडिशनल सिप कर दो। जब तक चला सकते हो उसे चला लो। जब नहीं लगे कि भैया अब ये बर्डन पड़ रहा है, बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बढ़ गए, तो उसे उतने की कम कर दो। जी। म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आपने शुरू 5,000 से किया, आपके पास अगले महीने 4,000 है, आप 4,000 डाल दीजिए। जी। आप 1,000 की 5 सिप शुरू करिए ना, जी। तो आपको जब मनो एक चालू कर दो, जब मनो एक कम कर दो, कम जब कर- मनो एक चालू कर दो, जब मनो कम कर दो। जी। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। अब ना महिलाओं को सबसे ज्यादा प्यारा अगर कुछ होता है, विच इज गोल्ड। गोल्ड, हाँ, एंड सिल्वर। ठीक है, तो हम गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर बात करेंगे, आप बताएं। देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो स्त्री धन में भी आती है, और क्योंकि हम भारत में हैं तो यहाँ पे क्या है कि हम कितना ही कहें कि दहेज लेना पाप, दहेज देना पाप, लेकिन कोई भी महिला, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में ऐसी होगी जो शादी करके जाए और उसके पिताजी उसको यथा अनुसार गोल्ड ना दे, चाहे वो 1 ग्राम दें या 1 किलो दें या 100 किलो दें या 10 ग्राम दें, मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन गोल्ड के लिए हमेशा एक फैसिनेशन है विमेन का। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो भी अगर छोटे मोटे पैसे बचा लेती हैं, कभी टॉप्स ले आएंगी, कभी अंगूठी ले आएंगी, या जैसे मेरे को 25 साल हो गए, मैं अपने निजी तजुर्बे से बोलता हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमाई बढ़ रही है या मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मेरी वाइफ अपने आप ही कह देती है चलो दीपक किसी दिन गोल्ड ले आते हैं। तो ये एक बेसिक नेचर ऑफ विमेन है इंडिया में, और मैं कहता हूँ कि ये है तो घर बचे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड हैज़ बिकम सच अ बिग असेट कि आपका ये छोटा छोटा लिया हुआ गोल्ड कहाँ पहुँच गया। देखिए 4,000, मेरी शादी पे 4,000 रुपये गोल्ड था और आज 1 लाख से ऊपर है। तो अगर मेरी वाइफ ने उस टाइम का गोल्ड संभाल के रखा हुआ है तो वो हमारे लिए तो एक असेट बनी गया ना। बिल्कुल। अगर हमने कोई उस वक्त समझो 4,000 रुपये का गोल्ड लिया था तो आज वो 1 लाख हो गया। अगर मान लो उस वक्त 4 लाख का लिया था तो आज वो 1 करोड़ हो गया। जी बिल्कुल। तो ये तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई वो नहीं है। और गोल्ड क्योंकि क्या है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। जी। आज किसी भी कंट्री को मान लो, ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी या RBI का मन करा और उन्होंने कहा भैया इतने नोट छाप दो और हम पब्लिक में बांट देंगे, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें नोट छापने हैं तो उन्हें
पहले 1 किलो गोल्ड रखेंगे तो 1 करोड़ के नोट छपेंगे, वो फिर आप लोगों में बटेंगे और उसके अगेंस्ट वैल्यू आएगी। अगर ये गोल्ड नहीं होगा तो इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो कागज़ का टुकड़ा है, जितने मर्जी छाप लो। तो टू हैव अ वैल्यू फॉर योर करेंसी, गोल्ड जो मतलब वो क्या नाम है, गोल्ड को कोलेट्रल रखता है, और ये हर कंट्री को रखना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है। किसी भी कंट्री को नोट छापने हैं तो उसे गोल्ड लेना पड़ेगा। तो गोल्ड क्या है, इट इज़ ए बैकअप फॉर योर करेंसी। तो ये तो सब कंट्री बाय करती ही रहेंगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। हाँ, फिर मैंने कहा बाजार के जोखिमों के अधीन, यानी कम ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन ज़ीरो तो कभी नहीं होने वाला गोल्ड। और वैसे भी एक स्केयर सिटी वाला मेटल है। स्केयर सिटी वाले मेटल वो होते हैं जिनकी की दुनिया में जो वो है क्या नाम है, उपज, वो लिमिटेड है जी। ऐसा नहीं है कि गोल्ड जो है कई लाखों टन है अपने यहाँ, नहीं, गिना चुना गोल्ड है। और जैसे जैसे ये निकलता जा रहा है वैसे वैसे ज़मीन में कम होता जा रहा है। अब कम हो रहा है तभी इसकी वैल्यू रिकवरी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तो वो इफेक्ट इसका बढ़ रहा है, दूसरा क्योंकि खनिज है कम हो रहा है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और अब आप डिमांड में ये देखिए, हम 2014 में 110 करोड़ थे, आज हम 150 करोड़ पे आ गए। तो ये 40 करोड़ लोग बड़े हैं, ये शादी भी करेंगे, इनके बच्चे भी होंगे, ये तो गोल्ड की डिमांड तो कंटिन्यूस बढ़ी रही है ना। हाँ। तो इसलिए गोल्ड तो सदा के लिए है, एंड इट विल कीप ऑन शाइनिंग। मैं इस पे पूरा यकीन करता हूँ। हाँ। अब गोल्ड में क्या है कि एक गोल्ड के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, और एक म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छी स्कीम है, और स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये तीनों आप एक एक करके एक्सप्लेन करें। अब अगर आपके पास मात्र जैसे 1 लाख रुपए किलो 1 लाख रुपए का तोला गोल्ड हो गया, तो 1 ग्राम 10,000 का है, लेकिन आप 100 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, आप 200 रुपए का भी खरीद सकते हैं। ETF आता है गोल्ड 20 के नाम से। और कई सारे ETF हैं, आप गूगल करिए लिस्ट ऑफ गोल्ड ETF, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, हर एक का अलग अलग प्राइस है, आप वो कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आजकल बहुत सारी ऐप हैं जिसमें आप 2,000, 3,000, 5,000 का गोल्ड खरीद सकती हैं और अपनी एक सेविंग कर सकती हैं, और जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वहाँ गोल्ड बढ़ता रहेगा। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? एक तो आपने ETF बताया था, दूसरा ऐप के बारे में बताया था, और तीसरा ज्वेलरी है। हाँ। तीसरा, यदि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 जो भी एक लमसम में अमाउंट बचता है, आप उसका फिजिकल गोल्ड खरीद लाइए, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। या इसको मैं दूसरी तरीके से जो कहता हूँ, या जो मेरे से महिलाएं कुछ पूछने आती हैं, तो मैं कहता हूँ आप पहले डिजिटल गोल्ड खरीदें। आप पे 1,000 रुपये हैं, आप 1,000 का लें, 2,000 हैं, 2,000 का लें, 5,000 हैं, 5,000 का लें। ऐसे आप अपना 1,50,000 रुपये इकट्ठा कर लीजिए, और जब आपके ये 1,50,000 जो भी आपका वो है, इसको बेचिए और फिर फिजिकल गोल्ड ले लीजिए जी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे पूरे 50,000 लाख का ही गहना लेना है, तो वो ना आप कभी जोड़ पाएंगी, ना वो कभी आएगा, और जो पैसे बचते हैं वो खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि छोटे छोटे खर्च वो करिए, जोड़िए और बड़ा ले आइए। तो ये एक विकल्प है। ओके। क्या सिल्वर हम सोच सकते हैं कि गोल्ड से भी आगे भाग सकता है आने वाले दिनों में, या फिर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, तो क्या सिल्वर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? अभी देखिए, कल ही ताजी एक न्यूज़ आई है, मैं इस पर रील भी बनाने वाला हूँ। वैसे आज मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले आपका पॉडकास्ट आ गया। कल ही एक वो आया है कि जैसे अभी तक स्टैंडर्ड गोल्ड क्या था BIS के हिसाब से, 24 कैरेट, 22 कैरेट, फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट, अब BIS ने 9 कैरेट को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आप देखेंगे कि 9 कैरेट में भी गहने बनने लगेंगे जी। क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि दे आर लेफ्ट विद नो चॉइस कि वो 9 कैरेट में बनाएं। और वैसे भी आजकल आप जैसी, मैं तो खैर देखिए मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन जो मेरी बिटिया भी है और जो ये यंग महिलाएं हैं, ये तो पहनती ही सारा वही हैं, सिंपल गोल्ड विद वेरी डेलिकेट एंड दिस थिंग। मेरी अपनी बिटिया भी ऐसे ही पहनती है। तो गोल्ड की वैल्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, 24 से 22 पे आए, 22 से फिर 18 पे आए, 18 से 14 पे आए, और अब 9 पे आ गए हैं। तो 9 कैरेट एक विकल्प है। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अगर महिलाएं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे वो शुरुआत करें? एक इनिशियल स्टेज पर आने के बाद, समझ लीजिए एक नई महिला है, उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, क्या स्टेप होने चाहिए उसके पहले? देखिए, स्टॉक मार्केट सुनने में और समझने में ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके।
तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 93% जी, पीपल बिल्कुल। आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आप वैसे कोई भी बिजनेस चैनल देखें हाँ। तो उस पर ये रोज कोई ना कोई बोल ही रहा होता है कि भैया लॉस से बचो, लॉस से बचो, क्योंकि 93% लोग लॉस में हैं। और ये सेबी का डेटा, ये कोई जी, मेरा बनाया हुआ बिल्कुल, नहीं है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास या तो काफ़ी बड़ा पैसा हो तो आप डायरेक्ट मार्केट में आए, अदरवाइज अगर कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर फिर भी ये है कि मुझे अपने हाथ से खरीदना है, बेचना है, तो इंडेक्स के ETF आते हैं, जैसे निफ्टी ETF हो गया, बैंक निफ्टी ETF हो गया, IT का ETF हो गया। आप उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको स्टॉक के उससे। कोविड जब चल रहा था, सारी मार्केट डाउनफॉल पे थी, FMCG के स्टॉक ऊपर जा रहे थे। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने जी। नाम सुना होगा, जी। उसका स्टॉक उस वक्त भी 2300-2400 था, आज भी वही है, 5 साल बीत गए। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब देयर इज नो रिटर्न। लेकिन true। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है। पिछले 50 साल से हम लोग टूथपेस्ट से लेके सब कुछ सारी यूनिलीवर का चीज़ें, यूज़ कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसकी रिटर्न नहीं आई। हाँ। क्यों नहीं आई, दैट कैन बी एनी रीज़न, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हमारा चर्चा का भी विषय नहीं है। तो स्टॉक्स में क्या हुआ कि हो सकता है जो पर्टिकुलर स्टॉक आप लें वो अंडर परफॉर्म करे या नो परफॉर्म करे, या वो कंपनी ज़ीरो भी हो सकती है। जी। लेकिन वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स या ETF ऑफ इंडेक्स, तो वहाँ पे ये है कि अगर अब इंडेक्स क्या होता है, 50 कंपनियों का एक समूह है। जी। तो सरकार ने क्या कहा, भैया जो भी टॉप की 50 कंपनी है उसको एक हम इंडेक्स बना देते हैं, यानी इस डब्बे में डाल देते हैं। अब वो 50 कंपनी हमेशा बेस्ट ही रहने वाली है। अब अगर इन 50 में से कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी वो बाहर आ जाएगी, और जो 51 कंपनी है वो अंदर घुस जाएगी। ओके। तो दैट मीन्स यू आर ऑलवेज विद 50 बेस्ट कंपनी। आप सेफ रहोगे हमेशा। आप सेफ रहोगे। ये दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये लगाए तो ये 50 नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो 50 भी बेस्ट में ही होंगे। यू आर ऑलवेज विद द बेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, हमेशा बेस्ट के साथ हैं, तो इसको हम बोलते हैं निफ्टी का ETF। ऐसे ही बैंक निफ्टी का ETF होता है, ऐसे ही IT का होता है। तो आप ETF में पैसा डालिए या किसी भी इंडेक्स में पैसा डालिए, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के सिलेक्शन से आप बच जाते हैं। अगर IT सेक्टर अच्छा करेगा तो सारी कंपनी चलेंगी। एक कंपनी हो सकता है 20-30% दे, लेकिन इंडेक्स हो सकता है 16-17 दे, लेकिन एक कंपनी 30% गिर भी सकती है, इंडेक्स 30% इतनी आसानी से नहीं गिरा करता। हाँ। एक फैक्टर ये है। दूसरा, मुझे दिख रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया। जैसे हम लेते हैं येस बैंक, बैंक चल रहा है, आपको दिख भी रहा है, ब्रांच में काम भी हो रहा है, सब काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, क्रेडिट कार्ड भी है। येस बैंक के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं हो, और मैं पूरा मतलब मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन उसका स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अगर आपको खुद से बटन दबा के करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज बेस्ट है म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरे पास कब खबर आएगी, जब मार्केट में हरकत हो चुकी होगी और उससे क्या होगा, प्राइस गिर रहा होगा, तब मेरे को पता लगेगा अरे यार ये क्यों गिर रहा है, मैं देखूं। लेकिन जो गिरा रहा है उसे वो कौन है, FII DIIs या म्यूचुअल फंड्स। तो वो म्यूचुअल फंड के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसकी एक वजह है, इसकी वजह क्या है कि मैं एज ए इन्वेस्टर कितने पैसे लेके बैठा हूँ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं 1 करोड़ भी लेके बैठा हूँ। लेकिन क्या 1 करोड़ की पूंजी लेके बैठने के बाद मैं इंफॉर्मेशन पे, टीम पे, रिसर्च पे 10 लाख रुपए महीना खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे, तब वो हमारे को एक अच्छी रिटर्न दे पाते हैं। सेकेंडली, उनकी स्टडी कितनी डीप डाउन होती है कि आज इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, कल इस कंपनी का ये सेल्स हो सकती है, वो तो प्रोजेक्ट करते हैं। और उस प्रोजेक्शंस पे दे बाय द स्टॉक विद ए विज़न ऑफ के ये मुझे 10 साल होल्ड करना है, ये मुझे 15 साल होल्ड करना है, ये मुझे 30 साल होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब भी कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो कोई भी जब स्टॉक नीचे आया है, मान लीजिए कोई 500 का स्टॉक है, वो 300 आया,
तो वो 300 आपके और मेरे बेचने से थोड़ी आएगा। हम रिटेलर तो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे होते हैं, तो दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 500 वाला 300 में मिल रहा है, तो हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो 300 वाला 150 मिल रहा है, वो लोग बेचते जा रहे हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह खरीद रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किसी और अच्छे स्टॉक में घुस जाते हैं, हम इसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो हमें कभी भी ना पेनी स्टॉक या इस तरह का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात समझ के चलिए कि जहाँ पे वैल्यू होगी उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। और हम ये सोचें कि हम 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये वाले लाखों स्टॉक ले लें और ये कल को 6 रुपये से 600 हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है, और सपने मैं दिखाता नहीं लोगों को। सर, मार्केट में जो भी कोई आता है ना, ये सोच के आता है कि तो अभी भाई नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला तो हमें ही बनना है। ये सपना लेके आने वालों को आप क्या एडवाइस दोगे, और सच में राकेश झुनझुनवाला बनना पॉसिबल है? देखिए, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ नहीं है। राकेश जी भी यहीं पैदा हुए थे, यहीं पे आए, यहीं काम किया। लेकिन राकेश जी जैसा बनने के लिए ना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, एक बहुत बड़ी स्टडी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की जितना मैं उन्हें पढ़ा है, हालांकि मैं तो कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ही पढ़ा है कि वो पिछले 20 साल या 25 साल से तनिष्क को होल्ड करके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने वो स्टॉक मान लो 10 या 20 रुपये या 50 रुपये पे लिया था, आज 2500 3000 हो गया, उसके बाद स्प्लिट हो गया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, वो होल्ड करके बैठे हैं। है आप में इतना जज्बा? हम लोग 100 की चीज़ 110 होती है, तब तो हमारे पेट का पानी हिलने लगता है कि भाई निकलो निकलो निकलो, कहीं ये भी लॉस में ना आ जाए। हम इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ब्रांड पे, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे और कंपनी पे। वो उनकी स्टडी है। अगेन व्हाट आई सेड कि हम लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बजाय इस पे दिमाग लगाएं कि कौन सा चलेगा क्या चलेगा, इसके लिए आप आउटसोर्स कर दें अपने पैसे को और उन्हें दे दें, वो लोग बेटर कमा के दे देंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो खुद बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ पिछले 20 साल में 14% कंसिस्टेंटली कमा पाए हो क्या? अगर नहीं कमा पाए तो बेटर है उसको दे दो ना पैसा। वेरी ट्रू। हाँ भाई जो आदमी ये कह रहा है मैं तो पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, हो सकता है आपका एक स्टॉक 10 20 50 रुपए वाला 500 नहीं 5000 पहुंच गया हो, लेकिन हाउ मच परसेंटेज इज दैट ऑफ योर होल पोर्टफोलियो? मैं तो होल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले आपने जो काम शुरू किया था और आज आप कहीं भी पहुंचे हो, क्या वो 14 15 20% की CAGR है? नहीं है। इसको मैं बहुत काबिलियत नहीं मानता कि आपने 20 लाख लगाए थे आज वो 1 करोड़ हो गए। भाई मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि हर 5 साल में मेरी कैपिटल डबल हो रही है नहीं हो रही? हाँ सही है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर नहीं है तो बेटर है म्यूचुअल फंड को दे दो और मैं कुछ और काम कर लूँ, लाख 2 लाख की नौकरी कर लूँ, तो वो तो जो कमा रहा है, मैं अपने रिसोर्सेज से और ज़्यादा पैसा बना लूँ। बिल्कुल। ट्रेडिंग करना सच में एक बेस्ट ऑप्शन है, या कि ट्रेडिंग को हम लोग फर्स्ट बिजनेस मान सकते हैं, और ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? देखिए जी, इस पे मेरा सीधा सा एक से है। हाँ यदि आप सीख के कर रहे हैं तो पैसा ज़रूर बन सकता है, Okay. और यदि आप बगैर सीखे कर रहे हैं तो आप अपना घर वर भी सब इसमें दे जाएंगे मार्केट में। हाँ। ओके, तो अभी आपने कहा कि अगर स्टडी करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी आप कमा सकते हैं। स्टडी इन द सेंस किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है, आप थोड़ा समझाएं। देखिए क्या है कि आपको कोई भी स्टॉक लेना है, कोई भी इंडेक्स लेना है, कुछ भी लेना है। इंडेक्स तो आप कभी भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो आपका विज़न बहुत लंबा है। लेकिन अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं? क्या कंपनी अच्छी है, क्या उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किस वजह से ले रहे हैं? और भावना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट में, घुसना इम्पॉर्टेंट नहीं है, निकलना इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के वक्त निकलना हो, चाहे वो स्टॉप लॉस लेके निकलना हो। ठीक है ना? तो एग्जिट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंट्री इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके समझी। सर, अगर समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में मुझे आना है, ऐसे कौन से 5 सेक्टर रहेंगे मेरे लिए जो अगले 5 साल में ग्रोथ दिखा सकते हैं? देखिए भावना जी, सारी चीज़ ना हमारे आसपास ही है। हाँ। एक FMCG सेक्टर में सुबह उठ के पेस्ट, साबुन, शैम्पू ये तो रोज यूज़ करता ही हूँ, तो FMCG कभी बंद नहीं होगा। और जैसे कि जनता बढ़ती जा रही है तो FMCG का बिजनेस बढ़ेगा। तो आप FMCG सेक्टर पे विश्वास कर सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फार्मा एक पोटेंशियल सेक्टर आगे चल के हो सकता है। तीसरा,
ऑटोमोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में जनसंख्या बढ़ेगी तो गाड़ियाँ हों, बाइक हों, कार हों, अब वो कार ईवी भी हो सकती है, हाँ। पेट्रोल डीजल भी हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, हाँ। लेकिन ये सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम्म। चौथा, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक फैक्टर है। आप ठीक है, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ईवी आ जाएंगी, लेकिन घर पे चूल्हा तो जलेगा। सही बात है। अब जैसे कि 100 से हम 140 करोड़ हो गए तो सबके घर में खाने की खपत तो बढ़ी गई ना, मतलब हाँ हाँ हाँ। तो गैस की खपत तो बढ़ी रही है विद द टाइम। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाएगी क्योंकि ईवी आ गया, लेकिन ये ईवी भी बहुत सस्टेनेबल नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो लिथियम आयन की बैटरी बन रही है वो लिथियम इज मोर पोल्यूटिंग देन कार्बन पोल्यूशन। ओके। ये एक रिसर्च है जो, और बहुत सारी कंट्रीज इसलिए ईवी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगेन ये थ्योरीज भी हो सकती हैं, मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट, तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन ये बात मेरे को समझ में आती है कि जो बैटरी है उसका डिस्पोजल जो है वो कार्बन की एमिशन से ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। ओके। ये कोई कॉमन मैन भी समझेगा। लेड हो, आप लेड को ऐसे नाली में नहीं उगा सकते, कंटेमिनेशन हो जाता है। लिथियम आयन हो, वो हाईली पॉइजनस है, उसको वो आप नहीं कर सकते। जबकि पेट्रोल हम सालों से जलाते आ रहे हैं गाड़ियों में, ठीक है, पॉल्यूशन नॉर्म्स हार्डन होते जा रहे हैं, स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन तेल से गाड़ियां तो चल ही रही हैं ना, और सच है। दुनिया में सब जगह चल रही हैं। हाँ हाँ हाँ। हम चलो विकसित देश नहीं है, लेकिन विकसित देशों में भी तो वही हो रहा है। हाँ। तो इसका मतलब इससे बेटर विकल्प नहीं है। अब ईवी कितनी कामयाब होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी ईवी की फर्स्ट जनरेशन है। 8 साल बाद जब इसकी बैटरी बदल दी जाएगी तो हमें नहीं पता वो बैटरी कितने की आएगी, 8 साल बाद कितना चलेगी वो। दूसरा, मेरे को एक ये भी डाउट है, जैसे मेरा फ़ोन मैं पहले दिन लेके आता हूँ जब खरीद के 1.5 लाख रुपए का, तो ये मेरे को 24 घंटे बैटरी लाइफ देता है, बट आफ्टर 6 मंथ ये कुल 8 घंटे चलता है, और उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ कम होती जाती है। अच्छा। अभी हमें नहीं पता ईवी के साथ ऐसा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद क्या होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। ठीक है ना, अभी तो वो 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है, लेकिन उस वक्त हो सकता है 50 किलोमीटर दे, तो मेरे लिए तो बेकार हो गई। हाँ, सच तो है। क्या मैं कितनी कॉस्ट में उस बैटरी की रिप्लेसमेंट लाऊंगा, इसलिए मुझे ईवी पे यकीन नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ियाँ चलती रहेंगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इतना छोटा बच्चा था तो मेरे घर में एक गाड़ी थी, आज मेरे घर में 8 गाड़ी हैं। ओके। हाँ। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है। अब जैसे मेरी डॉटर जॉब करती है, उसके पास अलग गाड़ी है, मेरी वाइफ काम करती है, उसके पास अलग है, मेरे पास अलग है, तो घर में 4 गाड़ियों की नीड हो गई। तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो ये एक सेक्टर ऐसा है। दूसरा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या कंज्यूमर जो कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं वो कभी भी बंद नहीं होंगी। ये चीज़ें समय के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ये बढ़ेंगी। फिर एक सेक्टर आप जैसे कपड़े हैं, टेक्सटाइल, हर आदमी को कपड़ा तो पहनने को चाहिए ही ना, हाँ। तो ये सेक्टर कभी बंद नहीं होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ कभी बंद नहीं होगी। और दूसरा, ये सेक्टर बढ़े, ये सेक्टर बढ़े, ये बढ़े, ये बढ़े, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन इन सब के बीच में एक कॉमन सेक्टर है जो हमेशा बढ़ता रहेगा, वो है बैंकिंग। ओके। हाँ। क्योंकि आज आप मान लीजिए एक बच्चा है, वो नौकरी कर रहा है, उसकी जैसे ही 1,00,000-1.5 लाख की सैलरी हुई, उसने एक होम लोन ले लिया टैक्स बचाने के लिए। वो होम लोन उसने नहीं लिया, बैंक की तो 30 साल आगे की कमाई सुनिश्चित हो गई ना। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। क्योंकि वो 25 साल का लोन ले रहा है, तो बैंक को आज ही पता लग गया कि हमें क्या ब्याज मिलने वाला है हर महीने। हाँ, और इस तरह के लाखों करोड़ों लोग ले रहे हैं जब होम लोन, तो बैंक का तो धंधा चलने ही वाला है। हाँ 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 हाँ, सही बात तो है। अच्छा, अब मान लीजिए ऑयल एंड नेचुरल गैस चलता है, तो भी बैंक चलेगा। आपकी सैलरी बढ़ रही है तो क्या करेंगी, आदमी की सैलरी जैसे ही बढ़ती है वो या तो कार लेता है या घर लेता है। अब गाड़ी भी वो लेता है तो लोन पे लेता है, घर लेता है वो भी लोन पे लेता है। और तो और छोड़ दीजिए, अगर आज ये लोन का सिस्टम बंद हो जाए तो एप्पल को आईफोन हिंदुस्तान में बेचने मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आदमी 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो भी कहता है मैं 5,000 की किस्त दे के तो 2 साल की आईफोन ले ही लूँगा। तो वो लड़का भी जो है अपने हाथ में आईफोन 16, 17, 18 जो भी लेटेस्ट चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चमका रहा है 1.5 लाख का फ़ोन। सही बात क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी इम्प्रेस करना है, उसे समाज को भी दिखाना है कि देखो मैं आईफोन लेके चल रहा हूँ, बिकॉज इट्स एन इंस्पिरेशन। ट्रू, वेरी ट्रू। तो बैंक तो हर किसी बिजनेस की बैकबोन है ही है। ओके,
क्रेडिट कार्ड का बढ़ता यूज, जैसे हमने कहा कि आज गाड़ियां हो या फिर एप्पल के फोन हो, 20-30 हजार रुपये कमाने वाला भी इंसान ना लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे ले ही रहा है कि मुझे आईफोन लेना है। क्रेडिट कार्ड का बढ़ता यूज कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को पीछे खींच रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। मैं आपको दोनों का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आज मैं हूँ और ये मेरे साथ आप बीती है। आदमी का समय हर वक्त तो एक सा रहता नहीं है, तो समय का पहिया है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं अच्छाई की, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मान लीजिए मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और मुझे 10-15 लाख रुपए या 5 लाख जो भी पैसे की ज़रूरत है। अब मैं अपने पेशेंट को संभालूं या किसके आगे हाथ फैलाऊं? सही बात है। तो उस टाइम में क्रेडिट कार्ड अगेन ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है ना। मैं 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद इसके पैसे कैसे दूंगा वो मेरे को बाद में सोचना है, पहले मुझे अपने मरीज को बचाना है। जी। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा ही पॉइंट हो गई इसकी। और सेकेंडली, क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी देता है, भाई तुम इस महीने नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा पैसा दे दो, अगले महीने ब्याज के साथ दे देना। यानी आपको कोई हाय तौबा नहीं है उस पैसे की कि मुझे तो अगले महीने देना ही है। अगर आपको कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपको 5 लाख की लिमिट है, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आप फ़ोन करिए कि सर मेरी इस महीने लिमिट बढ़ा दो, वो ये भी कर देते हैं। कई बैंक्स की ऑफ़र आती है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब दूसरा है कि आपकी भाई साहब आमदनी है 50,000 रुपये और आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहे हैं, आप अपने पार्टीज़ कर रहे हैं, आप शराबें पी रहे हैं, ये जो भी आप एक लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए यू आर इन दैट विशियस सर्कल ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो वो एक बैड उसका इफ़ेक्ट है। तो ये दोनों ही बातें हैं। मतलब हमारे समाज में हर चीज़ की एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। अब ये तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो मैं क्रेडिट कार्ड को गलत नहीं कहता। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, कार्ड बनवा के रखिए, क्योंकि दैट इज़ ए लिक्विड मनी रेडी विद यू। भगवान ना करे किसी को किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना है भाई, इससे ले लो ना पैसा। कार्ड है। वेरी ट्रू। रियल एस्टेट की आपने बात की थी कि घर खरीदना एक इमोशन है। आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में? देखिए जी, घर आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का महंगाई या दुनिया में हर जगह महंगाई का स्तर वैसे बढ़ ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में जो रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता कि भाई आपके पास एक से ज़्यादा घर होना चाहिए। सो होम शुड बी योर, इट इज़ नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ योर नीड। आपको रहने के लिए घर चाहिए। अब मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी कीमत 20 करोड़ है या 2 करोड़ है या 1 करोड़ है, मेरे लिए तो बेकार है। क्योंकि जब मैं बेचूंगा तब उसकी कीमत है, नहीं तो मेरे लिए तो घर है ना वो। घर है जी। हाँ, मेरे लिए तो वो जगह है जहाँ मैं रह रहा हूँ बस। हाँ। तो इसलिए उसकी कीमत का कोई फर्क नहीं है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। आपके पास एक घर होना चाहिए, आपकी यथानुसार होना चाहिए। यथानुसार का मतलब है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो आपके पास उस हिसाब से घर होना चाहिए, आपके 10 लाख सैलरी है उस हिसाब से। ये आप गलती ना करें कि भैया मेरा तो आगे ग्रोथ होएगी और मैं अभी बड़ा घर ले लेता हूँ क्योंकि मैं EMI दे सकता हूँ। आप लोग इस तरह की गलती करने से पहले ये भी सोच लें, भगवान ना करे किसी को, गॉड फॉरबिड्स, कुछ हो जाए, लोन तो आपने लिया है, भुगतना आपके परिवार को पड़ेगा। और उस वक्त ये जो आपने सब थिएटर खड़ा किया है ये भी बैंक ले जाएगा, क्योंकि बैंक इज़ अ अम्ब्रेला। बहुत मज़ेदार बात है भावना जी, समझने वाली। आज जिस आदमी को पैसे की ज़रूरत है बैंक उसे नहीं देता। जिसको पैसा जिसके अकाउंट में पड़ा है बैंक उसके पीछे फ़ोन करता है, भाई लोन ले लो। जिस आदमी को वास्तविकता में जो परेशानी में है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके 4 बार चेक बाउंस हो रहे हैं, जिसके ऊपर कर्जा है, बैंक कहता है नो, वी आर नॉट योर फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है, बैंक हमेशा पूंजीपतियों का फ्रेंड है। जिसके पास पैसा है बैंक इज़ फ्रेंड टू देम। कि तुम्हारे पास पैसा है, मैं तुम्हारे साथ चल के अपनी नेटवर्थ बढ़ा लेता हूँ। बैंक उसको कभी पैसा नहीं देता जिसका माइनस में बैलेंस होता है। तो ये एक बड़ी सच्चाई कटु सत्य है जीवन का। हाँ। और ये कटु सत्य इस पे नहीं है। आज आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, भगवान ना करे कभी कोई
ऊंच नीच हो जिंदगी में, हाँ। या चलो हम आपको नहीं कोट करते, किसी भी एक व्यक्ति को जो लाइफ में बहुत बढ़िया जॉब वॉब चल रही है, सब बिल्कुल एकदम लेविश लाइफ जी रहा है, कल को उसकी जॉब चली जाती है या बिजनेस फेलियर होता है और वो डेट में आ जाता है, तो सबसे पहले जो सबसे नज़दीकी दोस्त होते हैं वही दूर रात चले होते जाते हैं, सच है। तो इसका मतलब क्या है, वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन्स। हम लोग बहुत सेल्फिश वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो ये जो दुनिया है ये मतलब कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है, सब मजाक बनाने के लिए है। तो इसलिए आपकी मदद आपको खुद करनी है। तो सेविंग और खर्चा, इसका संतुलन जिस दिन बिगड़ा, दैट विल बी ए टॉल ऑन योर हेल्थ। और कहीं भगवान ना करे, भगवान ने याद कर लिया तो भाई समस्या और बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर किसी ने लोन लिया हुआ है, उनकी फैमिली है, ठीक है, कोई एक ब्रेड एंड बटर कमाने वाला इंसान है और उसी ने लोन लिया हुआ है और उसकी फैमिली है पीछे, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, एंड वो घर पर है, ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग इन दैट फैमिली। अगर कल उन्हें कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली वो लोन जो है इनको चुकाना पड़ेगा। ऐसे में सेफर ऑप्शन क्या है? देखिए, वैसे तो आजकल जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है वेयर ओनली वन पर्सन इज़ वर्किंग, हाँ। तो बैंक कहता है भाई साहब लोन लेना है तो साथ में ये मैंडेटरी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। ओके, टर्म इंश्योरेंस हम कह सकते हैं। वो टर्म नहीं होती, वो दैट इज़ ओनली फॉर द लोन। अच्छा, ओके, फॉर दैट लोन, फॉर दैट लोन। हाँ। तो उसमें क्या होता है, पहले महीने मान लो आपका 1 करोड़ का लोन है, तो वो 1 करोड़ कवर होगा। अगले साल 90 लाख का लोन रह गया तो 90 लाख ही कवर होगा। तो उस हिसाब से कंपनीज के साथ टाई अप होता है लोन कंपनी का और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है जी। लेकिन हाँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं, जिस पे लोग काम नहीं करते। तो मैं आप लोगों के आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हर घर में एक मेडिक्लेम होना चाहिए जी। क्योंकि देखिए बीमारियां बता के नहीं आती। और अभी हमने बहुत रीसेंट पास्ट में ही देखा है, कोविड जैसी बीमारी आ जाए कोई तो कितने पैसे हम लोगों ने सिर्फ हवा ऑक्सीजन के लिए दे दिए। मैं खुद एडमिट हुआ था जबकि आज तक सब लोग कहते हैं कोविड का कोई इलाज नहीं है, वो इंजेक्शन तो बहुत बाद में आया। हाँ। जब मैं भर्ती हुआ तो मुझे क्या दे रहे थे, कोई दवाई तो थी ही नहीं, तो दे क्या रहे थे, स्टेरॉइड दे रहे थे। स्टेरॉइड का इंजेक्शन कितने का है, 100 200 500 2000 5000 का, लेकिन द बिल वॉज इन लैक्स बिकॉज उस वक्त जो हॉस्पिटल चल रहा था वो कमाने के लिए बैठा है। तो आप ये समझ लें, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रेस्टोरेंट हो, सब कमाने के लिए बैठे हैं। आपको अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि आप यू डोंट फॉल प्रे फॉर एनीवन। ओके, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अब आपने कहा कि बैंक हो या हॉस्पिटल हो, हर कोई कमाने के लिए बैठा है। इवन एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को आगे भेजना है तो भी आपको बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। एक हस्बैंड वाइफ अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, एक 5 लाइन में आप थोड़ा बता पाएं। देखिए जी, छोटे से बड़ा पैसा बनाने का मैंने अभी आपने फॉर्मूला explain कर दिया। हाँ। तो हर आदमी के पास सिप होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट सिप। फर्स्ट इज सिप। सेकंड, थोड़ा सा फंड एफडी में भी जाना चाहिए। ओके, हाँ। मान लीजिए आप पूरे साल में 1 लाख की सिप कर रहे हैं तो 10-15-20 हज़ार की एफडी भी करिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसी परेशानी आ जाती है कि मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए और मैं सिप क्यों तोड़ूं, क्योंकि सिप पे तो मुझे हो सकता है कि जो मैंने सिप डाली है उसमें थोड़ा लॉस भी हो। ओके, हाँ। तो मेरे पास एक कैप्टिव फंड इन टर्म्स ऑफ जहाँ मेरी कैपिटल लॉस नहीं हो रहा हो तो मेरे को सिप होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से हमने गोल्ड का ग्राफ बढ़ते हुए देखा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आपके घर में कोई बिटिया है तो उसका एक धन और अभी से ही तैयार, क्योंकि हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है, माँ अपना ही गोल्ड दे देती है बच्चों को, मतलब बिटियाओं को खास तौर से। तो वो एक आप छोटी छोटी, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 1 किलो गोल्ड लेना है, भाई 1-1 ग्राम गोल्ड से भी बड़ा सागर बन सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं मनीष जी, उन्होंने एक वो कर रखा है कि वो दिवाली पे चाहे 1 ग्राम गोल्ड लें, 100 ग्राम गोल्ड लें, जो यथानुसार लेते हैं। अब उनका क्या है, पिछले 15-20-25 सालों में अच्छा गोल्ड इकट्ठा हो गया क्योंकि वो हर साल लेते हैं। हाँ। तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ मेकिंग अ कॉर्पस। अब गोल्ड में भी एक चीज़ है। अब देखिए, इसे हम कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट वो जी। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं, नहीं, आप गोल्ड लोन ले लीजिए ना। जो बैंक में लॉकर में गोल्ड पड़ा है उसको आप जाइए, आप गोल्ड लोन लेते हैं
तो बैंक आपसे पूछता भी नहीं है भाई आप इस पैसे का क्या करोगे या कैसे वापस दोगे। जी जी आज मैं एक पर्सनल लोन लेने जाता हूँ तो बैंक कहता भैया पिछले 3 साल की ITR दो, सिबिल दो, ये दो, वो दो, टीम टाम 56 तरीके के उसके डिमांड होती हैं। वेरी ट्रू हाँ आज एक स्टूडेंट को लोन चाहिए, भाई साहब उसे अपना कैरियर बनाया, वो तक तो बेचारा लोन ले नहीं पाता क्योंकि उसके बाद पेपर पूरे नहीं होते। लेकिन गोल्ड आपने माँ का जाके रखा, बैंक ने कहा ये लो पकड़ो पैसे, 100 रुपये का गोल्ड रखिए, 90 रुपये पैसे ले लीजिए, 90 95 जो भी बैंक के वो हैं, 90 या 85, यानी कि 85% तक या 80% तक लोन मिल जाता है। तो दैट मीन्स मेटल की वैल्यू का तो लोन मिल ही रहा है ना आपको। वेरी बस। ट्रू हाँ। दीपक जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी नेक्स्ट। अब अगर थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है देश में नेक्स्ट $1 बिलियन इकोनॉमी जो हमारी बनेगी वो किस सेक्टर के जरिए बन सकती है? देखिए जी, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है हाँ, हाँ। वो बहुत सशक्त है। हाँ अभी पीछे हमने देखा IT में हम लोगों ने फोड़ दिया बहुत, दुनिया हाँ। में, आज IT में हमसे आगे कोई नहीं है। नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी एक और सेक्टर था बैंकिंग जिसमें UPI, देखिए वर्ल्ड की बेस्ट UPI और डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रहे हैं। मतलब आप इससे बड़ी क्या बात समझेंगी कि आप घर से निकलें और आपको मान लो 500 या 50 या 20 रुपए की फल सब्जी लेनी है, वो जो फल सब्जी बेच रहा है वो अनपढ़ है लेकिन वो पैसा डिजिटली ले रहा है, इससे Very बढ़िया। true. तो मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया अपने आप में इतना बड़ा इनिशिएटिव है मोदी जी का जिसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। ठीक है ना। तीसरा, आप देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पिछले 15 साल में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, नितिन गडकरी जी ने क्या सड़कें बना दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ। तो अपने यहाँ क्या है, वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी। और आइडियाज़ आप देखिए अपने यहाँ कितने जो हैं वो बने यूनिकॉर्न्स। आप देखिए दुनिया में कहीं भी ये वो कामयाब नहीं है। क्विक डिलीवरी एप्स जो हैं अपने यहाँ जेप्टो और ब्लिंकिट देखिए क्या मज़ेदार चल रही हैं। जी हाँ, वेरी ट्रू। तो वी आर ए बेंचमार्क सेटर फॉर द वर्ल्ड इन सो मैनी फील्ड्स। IT में आज हमारा कोई मुकाबला नहीं है, डिजिटल में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये क्विक डिलीवरी एप्स लोगों को लगता था सब लॉस में छूटेंगे, चल रही हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे EV में हम लोग बिल्कुल, हमारे यहाँ जो प्राइसिंग है और बाकी जगह पे देखिए बहुत डिफरेंस है। डिफरेंट है, वेरी। मोबाइल्स देखिए कितनी बड़ी कंजम्पशन मार्केट है अपने यहाँ। कोई मोबाइल आता है करोड़ों की तादाद में पहले दिन बिक जाते हैं। एप्पल का नया फ़ोन आता है लोग लाइन लगा के, अभी हम कह रहे हैं कि वी आर ए पुअर इकोनॉमी, एक बार एप्पल के यहाँ जाके खड़े होकर देखिए। आपके बॉम्बे में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ 1-1 साल की वेटिंग चल रही है, आज आपको वहाँ जाके खाना खाना है तो नाम लिखवाइए। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। तो हाँ, फिर कहाँ है कमी? हाँ। देखिए, एक जो वो है क्या नाम है, एक वो तबका हमेशा रहेगा चाहे कोई डेवलप कंट्री हो, जो मैं कहूँगा, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं नहीं समझ पा रहा, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास और एक उससे ऊपर रिचेस। हाँ। ये हर इकोनॉमी में है, चाहे आप दुनिया में लंदन में चले जाएं, चाहे आप US में चले जाएं, चाहे आप चाइना चले जाएं, अगर वो लोग काम करेंगे नहीं तो ये लोग रिच बनेंगे नहीं। जी। तो ये तो हमेशा रहने ही वाला है। लेकिन दीपक जी, आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो देश की हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, नो डाउट कंजम्पशन बढ़ रहा है, यही तो कारण है कि कहीं ना कहीं हम GDP ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम भी राइज पे है। डेटा कुछ भी बोले, पहले जो आदमी 500 कमाता था आज 1000 कमा रहा है, 1000 वाला 2000 पे आ गया, 2000 वाला 5000 पे आ गया, 5000 वाला 50,000 पे आ गया। अगर ये राइज नहीं होगी तो देश कैसे बढ़ रहा है? जी। फिर हमारा भी हाल वैसे ही होता जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ का है, भुखमरी होती, लाचारी होती और हम आगे नहीं बढ़ रहे होते। आज वी आर टर्निंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो सब ऐसे ही बढ़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि हम 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएं, जो 500 कमा रहा था वो 100 रुपये पे आ जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब अगर भारत को अमेरिका और चाइना जितना बड़ा बनना है तो और कौन कौन से सेक्टर में हमें काम करना है? मैडम, सेक्टर देखो सारे चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। आप समझ के देखो, ऐसा ये आज से 20-30 साल पहले होता था, अरे वहाँ मोबाइल फ़ोन ये वाला चल रहा है अपने यहाँ नहीं है, वहाँ 4G चल रहा है अपने यहाँ नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी वहाँ आती है 2 महीने बाद अपने यहाँ चल रही है। तो अपन कहीं टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। अपन की प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत है जी। तो ग्रोथ का जो ग्राफ दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। बस समस्या ये है, बाकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम उस ग्रोथ को 140 करोड़ से भाग करते हैं तो वो डेसिमल में बढ़ रही है। ओके। अगर यही मान लो हमारे पास हम 1 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं समझो आप,
और हमारे पास 100 लोग हों तो पता लगा हर एक आदमी पे 1000 रुपये आ रहे हैं। हाँ लेकिन हमारे साथ क्या है, बढ़ तो हम लाख रुपए रहे हैं लेकिन जनसंख्या हमारे पास है 10,000, हाँ तो वो ग्रोथ वहाँ दिख नहीं रही है। हाँ हाँ ठीक है। दीपक जी, आज अगर समझ लीजिए दीपक जी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, दीपक जी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? देखो जी, अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए हाँ तो मैं उसका 20% लगाऊंगा गोल्ड में, ओके 20% डालूंगा एफडी में, ठीक है 20% डालूंगा म्यूचुअल फंड में, ठीक है विच विल बी अगेन इन हाँ, फॉर्म ऑफ सिप, हाँ, मैं एक साथ नहीं डालूंगा। हाँ 20% में डालूंगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग हाँ में, हाँ जो इंडेक्स की इन्वेस्टिंग होती है, और 20% में खा पी के मौज ले लूंगा। ओके ठीक है। आज आज इस आज अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है कि अगर मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना एक नया बिजनेस खड़ा करना है, किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा दिखता है आपको? भावना जी, एक ऐसा सवाल है हाँ कि आज की तारीख में एक सैलून वाला भी करोड़ों कमा रहा है, हाँ एक हाँ चाय वाला भी करोड़ों कमा रहा हाँ है। डॉली चाय वाले का भी अभी एग्जाम्पल देखा हाँ हमने। हाँ तो कोई काम आज की तारीख में छोटा या बड़ा नहीं है, हाँ 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 हर काम में स्कोप है जहां आप अपनी डेडिकेशन और अपना पूरा 100% देना चाहो। जी ठीक है ना। आज आप मुझे बताओ किस सेक्टर में आपको करो, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले थे, फिजिक्स वाला नाम सुना है ना, जी। कितना बड़ा ग्रुप बन गया। वेरी ट्रू। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मास्टर तो छोटा ही काम होता है जो ट्यूशन पढ़ाते थे पहले हाँ वो। हाँ 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 अब हम कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ करोड़पति हमें नहीं दिख रहे? सिर्फ दिक्कत क्या है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, हम अपने स्किल सेट पे काम नहीं कर रहे हैं। द वेरी डे वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर स्किल सेट, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें करोड़ों, मैं तो कह रहा हूँ आप यूनिकॉर्न बना सकते हैं, बस आपकी डेडिकेशन और लगन होनी चाहिए। कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने वक्त? कम से कम लेवरेज होनी चाहिए, यानी कि लोन हमें कम से कम लेना चाहिए, जी। क्योंकि लोन की जो मार है वो बहुत बुरी होती है, हाँ, ब्याज बहुत तेज मारता हाँ, है। हाँ, दूसरा, हम जिस भी फील्ड में घुसना चाह रहे हैं हाँ, हाँ, उसका हमें परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जी अगर हम बगैर नॉलेज के घुसेंगे तो फिर तो शेयर मार्केट में ही घुस जाओ ना, जहाँ लॉस भी बड़ी आसानी से आ जाता है। हाँ हाँ फिर हम क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट करके और एक फैक्ट्री सेटअप करें और फिर लॉस लें? जी बेटर है आसान लॉस ले लो। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी करना हो सीखना तो पड़ेगा। ओके। इंडिया ना बहुत ज़्यादा प्राइस फ्रेंडली है, मतलब अगर आप उनको एक बड़ी कीमत दे देंगे ना तो वहाँ पर खरीदारी थोड़ी कम होती है। अफोर्डेबल प्राइस फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में? क्या चीज़ महंगी नहीं बिक रही हिंदुस्तान में, बताइए। आज आप रोलेक्स के यहाँ चले जाइए कि मुझे घड़ी चाहिए, हाँ, लग्जरी ये मार्केट मैं तो बढ़ रहा है, नो 30 डाउट। लाख रुपए की घड़ी लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं भाई साहब 1 साल बाद आना। हाँ हाँ आज आप गाड़ियाँ देखिए, मर्सिडीज नहीं बिक रही, BMW नहीं बिक रही। मैं उस तबके की बात नहीं कर रही हूँ जो 1% में आता है, हम बाकियों की बात कर रहे हैं। जो 30 लाख के रोलेक्स नहीं खरीदेगा, मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। अरे आप देखिए ना, आज एक लड़का कमाना शुरू करता है, वो साल के 2 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख उसके हाथ में मोबाइल है, और इससे ज़्यादा क्या आपको चाहिए देश की तरक्की? हाँ 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 आप मुझे बताइए, उस बच्चे की हिम्मत देखिए, हाँ 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 वो कमा 2-2.5 लाख रुपए रहा है और 1.5 लाख का फ़ोन पे अफोर्ड कर वो खर्चा कर रहा है। वो अगर जीन्स पहन रहा है तो ब्रांडेड पहन रहा है, वो लोकल मार्केट से जीन्स नहीं ले रहा है। जूते पहन रहा है तो वो फलाने, मैं तो खुद दंग हूँ। मैं अपने बच्चे की बताऊँ या मैं अपने बच्चे का फ्रेंड सर्कल देखता हूँ, हाँ। हमारे पिताजी ने तो जो हमें 1500, 200, 300 के जूते दिलाए हमने ले लिए। आज बच्चे कहते हैं नहीं जी मुझे तो इस ब्रांड का जूता चाहिए। चाहे बाप कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा, चाहे वो 6 महीने रुक के ले रहा है, लेकिन बच्चा इतना इंस्पिरेशनल है कि वो कह रहा है जी मैं तो यही लूँगा। हाँ आप बताइए किस चीज़ में हमारे यहाँ मतलब वो कंजम्पशन नहीं हो रही, या कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा? अच्छा, लग्जरी मार्केट भारत का इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर इंस्पिरेशन की वो है। हाँ हाँ हर आदमी चाह रहा है कि मैं अभी मारुति चला रहा हूँ, मैं होंडा चलाऊँ, फिर होंडा से मैं ये चलाऊँ, मैं ये से ये चलाऊँ, फिर मैं मर्सिडीज चलाऊँ। तो एक इंस्पिरेशन है, और मैं कहता हूँ सपने होने चाहिए। अगर सपने हैं तो ही तो ग्रोथ है। ओके ओके। और एक और कि मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आप देखें जैसे मैं आज चाय बेच रही हूँ, वो भी चाय बेच रहा है, तीसरा पर्सन है वो भी चाय बेच रहा है। अब अपने मार्केटिंग में ऐसा क्या नया किया जा सकता है कि जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े? देखिए, आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। हाँ आज अगर आपने ये देखा होगा, आप कहीं भी रहती हैं मुझे नहीं पता, शायद बॉम्बे रहती हैं, तो आपके बॉम्बे में अगर 10 दुकानें हैं, 10 किराना बेच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। आइदर ही इज़ प्राइस सेंसिटिव, और ही इज़ गिविंग ए गुड कस्टमर सर्विस, या हो सकता है कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो,
या हो सकता है कि उसके पास सारी चीज़ें मिल जाएं जो औरों के पास नहीं है। तो किसी भी ब्रांड को ऊपर जाने के लिए इनोवेशन और नई नई चीज़ें सोचनी पड़ेगी। कौन सी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो आपके माइंड में है कि यार इस कंपनी ने ना सुपर मार्केटिंग की है? अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ मैकडोनल्ड्स ने रणवीर सिंह का बर्गर टांग हर बोर्ड पे टंगा हुआ है, रणवीर सिंह अच्छा? मेन्यू, रणवीर सिंह मेन्यू। हाँ 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 तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच है ना। हाँ 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 मतलब बर्गर का रणवीर सिंह से क्या लेना देना है। हाँ हाँ। विमल पान मसाला में आप देखिए कितने सारे हीरोज आते हैं, जबकि वो खुद नहीं कंज्यूम करते उसे। वेरी ट्रू। तो बट इससे मार्केट गिमिक्स, हाँ, क्योंकि बट इससे क्या हमारा युवा खराब नहीं होता? देखिए हर चीज़ के दो पहलू हैं। हाँ अब ऐसे तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसका भी 2-2 4-4 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है लोगों का। हाँ 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 तो उससे भी स्पॉइल हो रहा है युवा। हाँ, तो हाँ। देखिए स्पॉइल होना ना होना ये हर व्यक्ति के अपनी जो एक पारिवारिक उसकी वो हैं, क्या कहते हैं, वैल्यूज़, उस पर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चे को किस तरह की वैल्यूज़ देते हैं, अपने बच्चे को अच्छा बुरा क्या समझाते हैं। अब एक माँ बाप हैं, वो तो अपने बच्चे को कॉलेज भेज रहे हैं ये सोच के कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कौन माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा कॉलेज जाके सिगरेट पिए? कौन ये चाहता है कि मेरा बच्चा ड्रग्स ले? वेरी ट्रू। लेकिन बच्चे करते हैं ऐसा गलत काम। अब इसमें माँ बाप एट फॉल्ट हैं या बच्चा एट फॉल्ट है? जी बिल्कुल। ना बच्चा एट फॉल्ट है ना माँ बाप, उसकी सोसाइटी एट फॉल्ट है। जिस जगह वो मूव कर रहा है उसने सिर्फ ये गलती कर दी कि उसने चयन अपना गलत कर लिया। ओके। तो ये देखिए। अच्छा, अब एकदम लास्ट सेशन की तरफ मैं आती हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो 5 ऐसी बातें जो मुझे दिमाग में रखनी है। बड़ा पैसा एकदम ओवरनाइट नहीं आता, स्मॉल 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 से बड़ा बनता है। ओके। हाँ। दूसरा, अगर मैं ये सोचूं कि ओवरनाइट में रिच हो जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। 2 कंपोनेंट होते हैं जब आप एक ग्राफ देखते हैं, तो एक होता है टाइम का, एक होता है पैसे का। अगर बड़ा पैसा डाल रहे हैं तो टाइम कम डालना पड़ेगा, अगर छोटा पैसा डाल रहे हैं तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तीसरा, बहुत हाई रिस्क कंपोनेंट्स में नहीं जाना है, यानी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में घुसने की बजाय म्यूचुअल फंड एक बेटर विकल्प है। अब 100 रुपये सेव करने हैं तो 50 म्यूचुअल फंड में करो, 20 गोल्ड में करो, कुछ एफडी में करो, कुछ आरडी में करो। इस तरह का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड 10% नीचे हो किसी साल, लेकिन आरडी या एफडी से आपका 10% आ गया तो आपका वो म्यूचुअल मतलब जो पोर्टफोलियो है या जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बराबर रही, जी, स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम चर्चा करना भूल गए या मैंने नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ। कहीं भी आप ग्रीड में फंसेंगे, यानी कि लालच में फंसेंगे, स्कैम होना निश्चित है। जैसे कि आजकल बहुत सारे टेलीग्राम में मेरे नाम से स्कैम हो रहा है कि सर आप 4000 दीजिए और 8000 मिल जाएंगे आपको 4 घंटे में। जी। यानी कि 24 घंटे में हमारा पैसा 5x, मतलब कितना, 8000 के 40,000, यानी 10x हो रहा है। तो भाई उनसे मैं ये कहता हूँ, और जो लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं उन बेवकूफ़ों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारे 4 के 16 या 20 कर रहा है उस पे अपने 4 नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्यों करेगा? सही बात है, वो अपना करेगा ना भाई। वो अपने 4000 से 20 कर लेगा, फिर 20 के 100 कर लेगा, 100 के 500 कर लेगा, 500 के 5000 कर लेगा, और ऐसे करके मात्र 60 दिन में वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा। इस कंपाउंडिंग को जरा करके देखो। हाँ 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 हाँ। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पैसा भाई बहुत धीरे धीरे आता है, तेज नहीं आता। तो इस तरह के स्कैम से बचें। आप गोल्ड का, हमें सबको पता है 1 लाख रुपए का रेट है, कहीं 80,000 मिल रहा है तो मतलब खोट है ही है। ये बात समझना मुश्किल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, यार इसका ना ये रेट है लेकिन उसके पास है, वो मुझे इतने में दे रहा है। भाई वो रिश्तेदार है तेरा, क्यों दे रहा है कोई भी आदमी कोई चीज़ सस्ती? तो इसका मतलब स्कैम होना निश्चित है। ट्रू, वेरी ट्रू। कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न दिखाई जा रही है, स्कैम होना निश्चित है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और पैसे को धीरे धीरे ही मल्टीप्लाई होता है। पैसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पैसा धीरे धीरे ही आता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आपने बहुत कुछ बताया आज के पॉडकास्ट में, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट रहा। जी। मैं खुद आज आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने माय के लिए। प्लेजर।